अंधेरे में कविता का विश्लेषण। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की इस चिंता से होता है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज़ पैरों की देती सुनाई बार बार, वह नहीं दिखता किंतु रहा घूम तिलस्मी खोह में, गिरफ्तार कोई एक अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन है। सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। यहाँ काव्य नायक या वाचक मैं के साथ कोई एक की स्थिति स्पष्ट है, लेकिन मैं और वह की वास्तविक स्थिति की जानकारी आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक अंधेरे कमरों या तिलस्मी खोह के मूल आशय को नहीं समझ लेंगे। वस्तुतः यहाँ अंधेरे कमरे या तिलस्मी खोह अपनी ही अंतर जगत है, जहाँ कोई एक या वह के रूप में अपना ही अंत संवेदना या संवेदनात्मक उद्देश्य कैद है। 16वीं इकाई में रचना प्रक्रिया के संदर्भ में आपके सम्मुख इसकी भूमिका को विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके संबंध में मुक्तिबोध ने अपने नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शीर्षक ग्रंथ में लिखा है कि संवेदनात्मक उद्देश्य विद्युत की वह धारा है जो अंतर व्यक्तित्व से प्रसूत होकर जीवन विधान करती है, अभिव्यक्ति विधान करती है। आत्मचरितात्मक और सृजनशील ये संवेदनात्मक उद्देश्य हृदय में स्थित जीवन अनुभवों को संकलित कर उन्हें कल्पना के सहयोग से उद्दीप्त और मूर्तिमान करते हुए एक ओर प्रवाहित कर देते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में संवेदनात्मक उद्देश्य से प्रेरित मैं का अंतर्गमन होता है, जहाँ वह अपने स्व के अपने अहम के दायरे से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार करता है। मुक्तिबोध के यहाँ आत्म साक्षात्कार आत्मसत्य से साक्षात्कार है। सच्चा कलाकार आत्मसत्य का अन्वेषण अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों में ही नहीं वरन उन अनुभूतियों में के मूल स्रोतों में करता है जो समाज और संस्कृति की परंपरा में समाई रहती है। आत्मान्वेषण, आत्म साक्षात्कार और फिर जगत साक्षात्कार की यह प्रक्रिया इस कविता में आरंभ से अंत तक दिखाई देती है। प्रस्तुत काव्यांश में जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगाने वाले के पैरों की आवाज़ मात्र सुनाई देती है, वह स्वयं दिखाई नहीं देता, और अधिक अंतर्मंथन के बाद उभरते हुए चेहरे, नुकीली नाक, भव्य ललाट, दृढ़ हड्डी ठुड्डी आदि के साथ उसकी आकृति भी दिखाई देती है, लेकिन जो पहचान में नहीं आती। इसके लिए काव्य नायक का प्रश्न होता है कौन मनु। यहाँ विचारणीय है कि यह मनु कौन है। पूरी कविता में वह की स्थिति को देखते हुए निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह कामायनी का प्रसादकृत मनु न होकर मुक्तिबोध का ही मनु या मन है, जो सामान्यकृत होकर जन जन का भी मन है। कामायनी के मनु को की अहंग्रस्ता से मुक्त होकर यह पूरी तरह जनोन्मुख मनु है, और काव्य नायक मैं को भी जनोन्मुख बनाता है। वह मुस्कुरा कर अपनी पहचान भी बताता है, फिर भी काव्य नायक मैं समझ नहीं पाता। कविता के तीसरे बंद में तिलस्मी खोह का शिलाद्वार एक झटके के साथ खुल जाता है और अंधेरे के बावजूद लाल लाल मशाल के प्रकाश में रक्तालोक में नहाया हुआ दिव्य पुरुष साक्षात रहस्यमय के रूप में प्रकट हो जाता है। यहाँ भी वह पहचान तो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता। चौथे बंद में भी मैं को अपनी संभावित स्नेह के समान गौरवर्ण भव्य ललाट, प्रकाशयुक्त नेत्र और सौम्य मुख वाले व्यक्ति को देखकर विलक्षण आशंका और गहन संवेदना बना ही रहता है। प्रथम खंड, इसके 8 खंड हैं, हम प्रथम खंड की बात करते हैं। इस आशंका और संदेह के बाद प्रथम खंड के 5वें बंद में वह रहस्यमय व्यक्ति मैं की समझ में आ जाता है। वह अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था, वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिभा, इससे मैं के साथ वह का रिश्ता स्पष्ट हो जाता है। यहाँ वह के लिए प्रयुक्त सारी संज्ञाएं मैं के लिए विशेषण के रूप में आई है। मुक्तिबोध के यहाँ यही आत्म साक्षात्कार है जिसमें मैं और वह का द्वैत समाप्त हो जाता है। अंतर्मन और बाह्य मन में एक रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, लेकिन यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। इसके लिए निरंतर आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। अपने आत्मा यानी बाहरी और भीतरी दोनों का संशोधन, संपादन, काट छाँट करते रहने
पड़ती है। ऐसा न होने पर मैं, जो समझौता परस्त और दुनियादार भी होता है, वह से द्वैत भी स्थापित कर सकता है। इसका संकेत 5वें वंद की अंतिम पंक्तियों में इस प्रकार हुआ है। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती है हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। मैं और वह की एकीभूत स्थिति से कुछ ऐसे गंभीर और खतरनाक प्रश्न सामने आते हैं जिनसे मैं बचना चाहता है। अतः बाहर के गुंजान जंगल से आती हुई हवा से संवेदनात्मक ज्ञान की मशाल बुझ जाती है और मैं फिर आत्मस्थ अपने स्व के दायरे में कैद हो जाता है। यहाँ जंगल की हवा बाहर की दुनिया के समझौता परस्त के तकाजे से है, जो मैं को अपने निज के दायरे से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन प्रखर आलोचना वाले मैं के लिए अपने में बंद रह पाना सर्वथा संभव नहीं हो पाता। इस तथ्य का उद्घाटन प्रस्तुत कविता के दूसरे